कैसे हैं आप सब लोग। कल जो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसी को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम डिस्कशन करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भूकंपीय तरंगों के आधार पर, जो मॉडर्न साइंस है, जो बिल्कुल साइंटिफिक व्यू के आधार पर किस तरीके से देखा जाए, हम कयास ना लगाएं। विभिन्न एविडेंसेस जो थे, विभिन्न साक्ष्य जो थे, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस थे, वो अपन ने पिछले लेसन में डिस्कशन किया। इस लेसन में हम डिस्कशन करेंगे कि रियल फैक्ट क्या है जिससे हम जान पाए। रियलिटी जो आई, कल हमने उसको छोड़ा था भूकंपीय तरंगों के ऊपर, उसको वही खत्म किया था कि आज से हम उसको शुरू करेंगे कि सेस्मिक वेव्स किस प्रकार से पृथ्वी की अंदरूनी संरचना को बताने में कामयाब हो पाई, और किस प्रकार की तरंगे होती हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसके आधार पे पृथ्वी की अंदर की चट्टानों के बारे में ये पता लगा पृथ्वी के अंदर की वो तरल अवस्था में, ठोस अवस्था में, किस प्रकार की अवस्था में है। तो ये सारी चर्चाएं आज इसके डिस्कशन करेंगे। मेजरली हम यहाँ आज जो सोर्स लेंगे, नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज के तौर पे जो किताबें हमने कंडक्ट की हैं, वो सविंदर सिंह तो बेसिकली रहेगी फिजिकल के लिए। आज एनसीईआरटी क्लास 11th की टेक्स्ट बुक भी हम कंडक्ट करेंगे। कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी उसी किताब से क्लियर करने की कोशिश की थी। साथ में कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट भी आएंगे जिनको हमें क्लियर भी करना है, ताकि सभी तरह के ज्योग्राफी के विद्यार्थियों को भी फायदा मिले कि बच्चा भले ही 11th 12th का हो, या कोई आरपीएससी का एग्जाम देने वाला कैंडिडेट हो, या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाला कोई कैंडिडेट हो, हम जो लेसन प्लान तैयार करें वो इस हिसाब से तैयार हो कि उस टॉपिक को लगभग लगभग कंप्लीट करके हम चलें, कि कहीं कोई चीजें ना छूटे। हालांकि ज्योग्राफी तो ऐसे मित है, अनलिमिटेड है, रोज नई खोजें होती हैं, कोई भी इसको पूरी तरह कवर नहीं कर सकता। फिर भी हम जितना हमारे पास में जो मैटर है, जो बुक्स उपलब्ध है, उसके आधार पर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक अंदर मेजरली जो हम पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, उनको हम एक साथ पहले इंट्रोडक्शन में रख लेते हैं कि हम क्या क्या पॉइंट इसमें डिस्कशन करेंगे। हम आज डिस्कशन करेंगे भूकंप का अर्थ। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे भूकंप से संबंधित दो मुख्य चीजें होती हैं, अधिकेंद्र प्लस अवकेंद्र, या जिसे हम उद्गम केंद्र भी कहते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है वो क्लियर करेंगे। के बाद में हम तीसरा पॉइंट लेंगे भूकंपीय तरंगों का परिचय। बाद आज के चैप्टर में हम शामिल करेंगे इन तरंगों की वजह से जो भूकंपीय छाया क्षेत्र जो निर्मित होता है, छाया क्षेत्र जो निर्मित होता है उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सिस्मोग्राफ। के बाद हम जानेंगे रिक्टर स्केल क्या है, का इंट्रोडक्शन लेंगे, और इन सब के आधार पर ये बेसिक चीजें हैं जो हमें भूगर्भ की आंतरिक संरचना की ओर ले जाएंगी। इन सबको इंक्लूड करके हम जो हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे कि इन सब के नॉलेज के बाद में आफ्टर ऑल आंतरिक संरचना कैसी निकल के आती है। इसी बात है कि भू यानी पृथ्वी, कंप यानी कंपन के आधार पर हम सीधे सीधे इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि भूकंप का मतलब होता है किसी भी कंपन होना, किसी भी प्रकार की हलचल होना, इसी को हम भूकंप कहेंगे। और आखिर ये कंपन क्यों होता है, अर्थ जब स्पष्ट हो गया, कंपन होना, किसी भी कारण से कंपन होना, बहुत सारे कारण हैं। आंतरिक कारण है, पृथ्वी के अंदर किसी प्रकार की हलचल हो जाए तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पृथ्वी की ऊपरी सतह पे होगा, तो कंपन होना लाजमी है। और दूसरा फैक्ट इसमें बाहरी कारण भी हो सकता है। कोई मिनरल्स एरिया में, माइंस एरिया में अगर कहीं माइंस वगैरह है और विस्फोट वगैरह की स्थिति इतनी भीषण हो सकती है, कुछ नेचुरल कंडीशंस, लैंडस्लाइड ऐसी हो जाए, तो वहां विस्फोटक स्थिति ऐसी हो सकती है कि आसपास के क्षेत्रों में कंपन महसूस हो सकती है। इस प्रकार से जो वैज्ञानिक परमाणु बम, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का जो परीक्षण करते हैं, उसके आधार पर भी आसपास के क्षेत्रों में कंपन हो सकता है। चलिए, तो ये तो बात आ गई कंपन होने की। एक दूसरा सबसे जो इंटरनल मेजर कारण है वो है नीचे की जो हीट है, जो कल हमने बात की थी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के आधार, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण जो ऊष्मा का जनन हुआ वो कहीं ना कहीं कमजोर चट्टानों को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है।
और बाहर जो ऊर्जा निकलती है उससे जा करके कहीं ना कहीं भूकंप कंपन आता है। और वो चट्टानें इतने प्रेशर में होती हैं, ऊपर के दबाव में अंदर की चट्टानें, तो एक इलास्टिसिटी थ्योरी आती है, लॉसशीलता, कहीं ना ये चट्टानें ब्रेक डाउन करती है। तो ऊर्जा यहाँ संग्रहित थी, जो एनर्जी यहाँ यहाँ स्टोर थी, वो समय मिलते ही सीधे सीधे ऊपर की ओर प्रवाहित होने की कोशिश करती है। इससे कंपन महसूस होता है। चलिए, तो इसको मैं क्लियर करता हूं और अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक था अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र और अवकेंद्रों को हम समझ। आखिर अधिकेंद्र अवकेंद्र क्या होते हैं? देखिए, दो शब्द आते हैं। उद्गम केंद्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं उद्गम केंद्र को फोकस, और इसको बोलेंगे सेंटर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी की एक शेप है और चट्टाने जो टूटने की घटना घटी है, तो इंटरनल पार्ट्स में कहीं ना कहीं इस जगह पे घटी। तो ये एनर्जी ब्रेकडाउन यहाँ हुई है, यहाँ से एनर्जी बाहर निकलेगी। ये जो जहाँ कंपन हुआ सबसे पहले, तो बोलते हैं फोकस। और जो सब इस केंद्र के सबसे निकटतम जो धरती का स्थान है, बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर, याद रखिएगा 90 डिग्री। अधिकेंद्र कहाँ होगा? एडजेक्ट फोकस के ऊपर, एडजेक्ट 90 डिग्री का कोण बना करके जो निकटतम सरफेस होगी उसके ऊपर ईपी। अब आप भी देखिए, इंग्लिश के दो वर्ड आ रहे हैं, ई और एफ। तो याद करने का सीधा सा तरीका है, ऊपर ई और नीचे, एबीसीडी में ई पहले आता है और एफ बाद में आता है, सेंटर और फोकस। इस ईपी उद्गम केंद्र का एक और नाम आता है, फोकस का ही एक नाम और रखा गया है, हाइपोसेंटर या अवकेंद्र। कंफ्यूज ना हो, हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। अगर ये दोनों चीजें, मेरा मानना है कि आपका क्लियर हो गया होगा कि फोकस किसे कहेंगे और एपी सेंटर किसे। तो चलिए, अब आगे हम बात कर लेते हैं, भूकंपीय तरंगों का परिचय हम कर लेते हैं। क्लियर कर देता हूँ, चैप्टर हम शुरू कर देते हैं। भूकंपीय तरंगे जो पता लगी, वो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र है, उस उस ग्राफ के ऊपर जो अंकन हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने पता किया कि धरती के अंदर जब भी कभी किसी भी स्थान पर, पृथ्वी के कहीं भी भूकंप आता है, तो मुख्यतः इस सिस्मोग्राफ पर तीन प्रकार से तरंगी अंकन होती हैं। आप देखेंगे स्टार्टिंग वेव्स, और उसके बाद इनके सिस्मोग्राफ पे, ये इसका टाइम स्केल है, सेकंड के भी कुछ हिस्सों के अंदर ये चलती हैं। और ये जो है वेव्स की हाइट है, हम वेव्स के बारे में पढ़ते हैं तो दो शीट्स के बीच की तरंग धैर्यता बताती है, वेवलेंथ क्या है, हाइट क्या है, ये सारी चीजें हम तरंगों के बारे में क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। बेसिकली वही चीजें यहाँ है कि जो सबसे पहले कम समय में जो सबसे पहले अंकन हो रही है वो पी तरंग कहलाती है, सीधा सा नाम है प्राइमरी, और उसके बाद में एस, और उसके बाद में तो सीधे ग्राफ के आधार पर तीन प्रकार की तरंगे निकल करके आती हैं, जिन्हें हम वेव्स बोलते हैं, एस वेव्स बोलते हैं, एल वेव्स। अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। पी वेव्स यानी प्राइमरी तरंगे, प्राइमरी वेव्स क्या होती है, सेकेंडरी नाम से सेकंड नंबर पे आती है, हिंदी में इनको द्वितीयक बोलते हैं, प्राथमिक। और इनको लॉन्ग वेव्स यानी कि दीर्घ तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी इनको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या लॉन्ग वेव्स भी कह दिया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल शब्द ज्यादा बेहतरीन। अब इनके बारे में इसी प्रकार एनसीईआरटी में इन्हीं तरंगों को दो प्रकार से, केवल दो प्रकार में विभाजित कर दिया गया है कि इस जो एल तरंग का जो व्यवहार है वो है केवल ऊपरी सतह पर चलना, पृथ्वी की जो सतह है के ऊपरी भागों में ही चलती है, कहीं भी ऊपरी संचरण करती है। इसको कह दिया गया धरातलीय तरंग। एनसीईआरटी की क्लास 11 में क्या कह दिया गया? धरातलीय तरंग, एल को इसी इसी का क्या नाम रख दिया गया? धरातलीय। और जो पी और एस वेव्स हैं, ये दोनों वेव्स हैं, ये चलती हैं धरती के इंटरनल पार्ट्स के अंदर। इनका नाम रख दिया भूगर्भीय तरंग, भूगर्भीय तरंग। अब इनके व्यवहार के बारे में हम वन बाई वन स्टडी कर लेते हैं। इनके व्यवहार के बारे में हमारी स्टडी हो जाएगी, इस तरंग प्रकार की चट्टानों में सेकेंडरी वेव की क्या स्पीड है, किस प्रकार की चट्टानों में चलती। मेजरली पी और एस का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा, एल का रोल तो हमने अभी अभी में समझ लिया है चर्चा में।
कि लॉन्ग वेव्स हैं सबके बाद में अंकन होती हैं, सबसे विनाशकारी यही होती हैं कि सबसे ज़्यादा कणों को ऊपर उठा करके, वेव्स को उठा करके, और मनुष्य सीधे सीधे इनके संपर्क में आता है। तो हम इनको वन बाय वन एक एक को स्टडी कर लेते हैं। चलिए मैं कैनवास को क्लियर कर लेता हूँ और एक एक को हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पी वेव्स की। नंबर वन है प्राइमरी। और तो चलिए प्राइमरी वेव्स की हम विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता तो ये आती है सर्वाधिक गतिमान गति। मिनिमम गति इनकी 7 किलोमीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम जो गति है इनकी 7 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर, कहीं कहीं की 13 किलोमीटर पहुंच जाती है, लेकिन 11 किलोमीटर पर सेकेंड। दूसरी इनकी खास बात यह है कि इनका जो सिमिलरिटी है वो साउंड वेव्स जो, या जिन्हें हिंदी में ध्वनि तरंगे भी, उसके जैसा व्यवहार होता है। व्यवहार में क्या क्या खास बात है कि इनकी जो दिशा है उसी दिशा में जो पार्टिकल्स हैं, चट्टानों के जो पार्टिकल्स हैं, उनमें जो हीट जो इनके पैदा होने से जनरेट हुई वो भी उसी दिशा में काम करती। ये जो पार्टिकल्स हैं, कल हमने डेंसिटी, जिस दिशा में लहर की दिशा है उसी दिशा में पार्टिकल्स जाते हैं। कणों की गति जो है, पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है, वो जो पी वेव्स है उस लहर की दिशा के साथ साथ ही चलती है। सबसे खास बात तो ये इतनी तीव्र गति से निकलती हैं कि 2 मिनट के अंदर पृथ्वी के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में निकल सकती है। पृथ्वी के एक कॉर्नर से दूसरे 2 मिनट में। और इतनी गति होते हुए भी सबसे कम नुकसान मनुष्य को यही तरंगे करती हैं, गर्भ में चलती। और तीसरी विशेषता, ये पहली विशेषता हो गई, सेकंड विशेषता हो गई, तीसरी विशेषता कणों की गति को लेके हो गई, और चौथा डी पॉइंट हमें इस विशेषता में बनाएंगे कि जितना ठोस भाग होगा उतनी इसकी स्पीड बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब जितनी डेंसिटी हाई होगी उतनी घनत्व ज्यादा होगा, उस स्पीड भी बढ़ेगी। यही चीज जो है, ये दो चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए कि जितनी हाई डेंसिटी, हम डेंसिटी ग्राफ भी बनाएं, इतनी हाई डेंसिटी होगी, यानी इसको डेंसिटी ग्राफ पे भी ले जाएं तो डेंसिटी आप बढ़ाते जाइए और इसकी जो स्पीड है वो भी इसकी स्पीड बढ़ती जाए। यानी कि सेकंड के हिसाब से हम देखें, टाइम पर सेकंड स्पीड, तो मान लीजिए यहाँ 7 का एवरेज है, डेंसिटी आपने 10-11 की डेंसिटी पे गए, ये भी 11-12 की डेंसिटी पहुंच जाएगी। जितनी हायर डेंसिटी, लगभग लगभग ये सिमिलर चलती है। 6 से 7 डेंसिटी में लगभग 7-8 की स्पीड पकड़ती है, और 11-12 की डेंसिटी चट्टान की है तो 11-12 के आसपास पहुंच जाती है। चलिए नेक्स्ट वेव्स को हम, ये याद रखिएगा, कणों की गति और ठोस भाग में तीव्र गति से चलती है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है सेकेंडरी वेव्स। दूसरे नंबर की तरंग आती है द्वितीयक तरंग, जिन्हें 2-3 नाम इसके खास तौर पे हैं। इन्हें ट्रांसवर्स भी बोल दिया जाता है, इसके अंदर इन्हें डिस्ट्रॉशनल भी बोला जाता है। और इनका जो बिहेव है, जैसे हमने देखा कि पहली तरंग जो पी तरंग थी उसका व्यवहार जो था वो ध्वनि तरंगों की तरह था, तो इनका व्यवहार जो है वो जल तरंगे, और दूसरा प्रकाश तरंगों की, लाइट वेव प्रकाश तरंगों की, इनमें जो कणों की गति है वो लहर के समकोण पे होती है। जैसे मान लीजिए कि एस वेव्स का मूवमेंट इस साइड में है, तो जो कणों की गति है, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, पार्टिकल्स है उनका मूवमेंट इन समकोण पे के सामने जिस जिस चट्टान से टकराएगी, पार्टिकल्स का मूवमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा। जिस तरफ भी एनर्जी का फ्लो हो उसको बोलेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट। जिधर मिलेगा, जिधर भी स्लोप मिलेगा, डेंसिटी जिधर भी कम की होती जाएगी उस तरफ ये फ्लो करती जाएंगी। तो कणों की गति इसकी समकोण पे होती है। केवल पी वेव्स ही ऐसी वेव्स थी जिसकी कणों की गति के सम बराबर चलती, पैरेलल चलती थी। इस बाकी एल और सेकेंडरी वेव्स में कणों की गति इसके समकोण पे होती है। इसीलिए एस और एल वेव्स खतरनाक तरंगे मानी जाती हैं, क्योंकि ये ही धरती को उठाती हैं, नीचे गिराती हैं। और एल वेव्स में तो हमने अभी डिस्कशन किया था, और भी ज्यादा मूवमेंट होता है, और वो सीधे सीधे सरफेस पे ही चलना पसंद करती है। तो व्यवहार ही ऐसा है कि सरफेस पे चलती
और दूसरी चीज इसमें पहला इसमें व्यवहार को लेकर के आ गया, दूसरी चीज इसमें ये कणों की गति आ गई, और तीसरा पॉइंट इसमें ये आएगा कि ये जो लिक्विड फॉर्मेशन में गायब हो जाता है, लिक्विड फॉर्मेशन यानी तरल भागों में गायब हो जाता है। तो याद रखिएगा, तरल भागों में गुप्त, गुप्त शब्द याद रखिएगा। से सिस्मोग्राफ पे जब अंकन होता है तो इससे पता लग जाता है कि जिस जिस क्षेत्र में एस तरंग लुप्त हुई, उस क्षेत्र को सीधी सीधी पहचान हो जाती है कि क्षेत्र का तरल भाग है, और इन्हें इस मूवमेंट की वजह से आड़ी तरंगे भी कहा जाता है, आड़ी तरंगे भी कहा जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी जो लहर थी, मेजर बड़ी एल, जिसे हमने आपको लॉन्गिट्यूडनल कहा था, लॉन्ग पीरियड के बाद में आती है, समय लेती है। सबसे बाद में का मतलब नहीं है कि 1 घंटे बाद आ रही है, विद इन सेकेंड ही शॉक फील किया जाता है। जो सबसे प्राइमरी शॉक जो सिस्मोग्राफ पे आता है, में उसको प्राइमरी शॉक बोलते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी शॉक आता है, और उसके बाद में मैन स्ट्रोक जो है वो इसी वेव्स का माना जाता है, इसी को मैन स्ट्रोक कहा जाता है। मुख्यतः यही तरंग जो है हमारे मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है, इसी को मैन स्ट्रोक कहा जाता है। और सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करके आती है। गति इनकी सबसे कम है, 3 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड, और सेकेंडरी वेव्स की जो गति है वो 4 से लेकर 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पर सेकेंड भी गति मिलती है। और इन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर सेकेंड, प्रति सेकेंड, और धक्का लगाते हुए आती है, मूवमेंट करती हुई आती है, तो इससे सबसे ज्यादा हानि। इन 3 लहरों की चर्चा के अलावा हम कुछ नए युग्मों का और पता करेंगे, लहरें और पता लगी, जैसे कि ईजी, एसजी वेव्स और टी स्टार एंड एस स्टार वेव। तो हम ये देखेंगे कि इनका पता कैसे लगा और इनकी खुद की क्या विशेषताएं हैं। तो पहले हम देखते हैं पीजी वेव्स। 1906 याद रखिएगा, तो जेफरिज नामक विद्वान शहर का पता लगाया था, पीजी एंड एसजी का। कहाँ से पता लगा? क्रोशिया नामक जगह पर, और कल्पा घाटी, कल्पा वैली, घाटी नामक। पीजी एंड एसजी वेव्स का इन्होंने पता लगाया। पीजी वेव्स की जो गति है 5.4 किलोमीटर पर सेकेंड, और एसजी की जो गति मिली वो मिली 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, ये एक नया लहर युग्म था दुनिया के लिए। इसके आधार पर ये पता लगा कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उनकी चट्टानें परतदार हैं, और पी और एस लहरें जो आती हैं के बाद में इनका अंकन किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा लहर युग्म है पी, पी स्टार। इनका पता कैसे लगा? कोनार्ड नामक विद्वान, कोनार्ड या नाम पर एक डिस्काउंटेड, कोनार्ड नामक विद्वान, टायर नामक जगह, जगह नाम टायर, टायर नामक जगह पे 1932 की जो लहरें थी, पीजी सबसे पहली तरंग है, और उसके बाद इसका युग्म पता लगा था, और मेजर वेव्स थी एस, और सबऑर्डिनेट पता लगी थी एस जी। पी स्टार की जो गति थी वो दोनों के बीच, स्टार एस स्टार की जो गति बीच में, पी पी स्टार जो वेव्स है, स्टार नया युग्म पता लग रहा है, गति जो आई 6 से 7 किलोमीटर पर सेकेंड, और एस स्टार जो वेव्स है गति निकल कर गया 4 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो दोनों लहरें हैं वो अर्थ के जो मिडिवल पार्ट से, मोस्टली मेंटल और अपर अपर जो क्रस्ट है
मेंटल वाला भाग और जो ये अपर क्रस्ट वाला जो भाग है, इस एरिया में ज़्यादा विचरण करती है, के आधार पे इस एरिया की विशेषताओं के बारे में पता लगा। इस मध्यवर्ती परत का घनत्व पता लगा 3.0 के आसपास, और इसको माना ये बेसाल्ट की बनी, और होम्स नामक विद्वान ने इसको एम्फीबोलाइट का नाम, याद रखिएगा एम्फीबोलाइट शब्द होम्स का दिया हुआ है, और किसके दिया हुआ है? होम्स नामक विद्वान का दिया, और एरिया को दिया हुआ है ये जो मध्यवर्ती परत है, जो 20 से 30 किलोमीटर मोटाई में है, इसको दिया है। हालांकि ये आज भी डिबेटिंग टॉपिक है कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, और ये टी स्टार और एस स्टार वेव्स का क्या है, लेकिन फिर भी इनसे काफ़ी कुछ पता लगा। और जो मेन जो सबसे अंदर की जो परत है, वो अपना काम करती है, ज़्यादा जानकारी मिली है। तो मेन वेव्स हैं पी और एस। एस वेव्स तो तरल पदार्थों में प्रवेश नहीं करती, जो हमने विशेषताएं देखी, और पी वेव्स जितनी हाई डेंसिटी होती है वो करती है। अभी तक के डिस्कशन में हमने सभी वेव्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। इनके आधार पे एक कॉमन स्ट्रक्चर जो पृथ्वी का जो निकल के आता है, अब हम उसकी चर्चा कर। अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो कॉमन सभी वेव्स के स्टडी के बाद में जो निकल करके आए, के बारे में हम जान लेते हैं कि आंतरिक संरचना आफ्टर ऑल है कैसी, और उसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं त्रिभुजाकार आकृति के, जीरो से होकर के और 6,300 किलोमीटर पृथ्वी की रेडियस है, हमने ले, और एक डायग्राम हम यहाँ, जो कि हमें आंतरिक, चलिए सबसे पहले बात करते हैं, एक परत निकल के आई है, हम कहा था शब्द 3 याद रखिएगा आप, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब हम सभी तरंगों के आधार पर आफ्टर ऑल इसे को डिवाइड कर सकते। तो क्रस्ट जो है, वो विद्वानों ने माना कि ये 30 से 35 किलोमीटर की गहराई तक है, कुछ ने माना कि ये ज़्यादा गहराई तक है। तो हम इसको स्टडी कर लेते हैं, आखिर क्रस्ट में विद्वानों में डिबेट क्यों रहा। हम शुरू, तो सबसे पहले हम क्रस्ट की से कहा जाता है, इसको लेकर के बहुत सारे विद्वानों में डिबेट रहा। 3 विद्वान थे, एम जे ब्रॉडशा, दूसरे विद्वान थे एजे अबॉट, और तीसरे विद्वान थे एपिगेलेस्थोपे। इन तीनों विद्वानों ने तो एक मत होकर के ये कहा कि जो क्रस्ट की जो मोटाई है, वो देखा जाए अगर हाइप्सोमेट्रिक को देखें, तो महाद्वीपों के नीचे तो इसकी गहराई मिलती है 50 किलोमीटर तक, और महासागरों की तली में इसकी फ्लोर पे के नीचे में 5 किलोमीटर। लेकिन इनकी इस धारणा पे किसने उठाया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोड्स एंड जियोफिजिक्स, ध्यान रखिएगा, ICU, इंटरनेशनल जियोड्स एंड जियोफिजिक्स, विद्वानों की यूनियन, यूनियन फॉर जियोड्स एंड जियोफिजिक्स कह दीजिए, चाहे इंटरनेशनल जियोड्स एंड जियोफिजिक्स यूनियन कह दीजिए। इस यूनियन का जो मत था, वो मत ये था, इस यूनियन ने डीप ओशियन प्रोजेक्ट्स के आधार पर पता लगाया कि 30 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की गहराई मानी हुई, सी फ्लोर पे इन्होंने 30 किलोमीटर मानी, और क्रस्ट जो महाद्वीपों के नीचे था, इसने 100 किलोमीटर तक। बाद में सेस्मिक वेव्स के आधार पर पता लगा कि ऊपरी क्रस्ट और मेंटल क्रस्ट नामक 2 परतें और बन गई, और इन सेस्मिक वेव्स के आधार पर देखा गया ऊपरी क्रस्ट में जो पी लहर का जो मूवमेंट है, तो जगह पे पी लहर का मूवमेंट 0.1 किलोमीटर पर सेकेंड है,
और निचली क्रस्ट में ये जो 6.1 किलोमीटर की स्पीड जाकर के 0.9 कैनवास को मैं क्लियर। तो क्रस्ट क्रस्ट में जो है दो परतें बनी, क्रस्ट में उसकी 0.1 और यहाँ जो पी 0.9, इन दोनों में डिफरेंस होने की वजह से ही अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। चलिए आगे बात करते हैं हम मेजर स्ट्रक्चर जो अपना मेंटल। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो मेंटल है क्या विशेष और क्या इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन दोनों परतों के बीच में लोअर क्रस्ट और मेंटल डिफरेंस हुआ, इस सीमा को मोहो असंबंध कॉन्टिन्यूटी के बारे में देख लेंगे। मोहो असंबंध मोरोविक नाम भी पता। और इस बेल्ट में ऊपर से जो तरंगे आती हैं या नीचे से ऊपर जो तरंगे जाती हैं, दोनों में गति में इतना तेजी से डिफरेंस पता लगता है कि प्रेशर और बेल्ट है में एक सीमा के पश्चात चेंज आ जाता है। तो मोह असंबंधता से मेंटल शुरू होता है और इस जो मेजरली जो गहराई मानी जाती है, इससे 35 मानी जाती है। 35 किलोमीटर गहराई पे ये बेल्ट मिलती है, उससे आगे मेंटल शुरू हो जाता है। इस मोह असंबंधता का जो पता लगा नामक विद्वान 1909 में इसका पता लगा नामक विद्वान ने। जो परत है वो आपके वो ऐसा डिस्कॉन्टिन्यूटी और ये जो गहराई है यहाँ मेंटल खत्म होता है 900 में 2000 और इसके नीचे जो शुरू वो कोर। कई जगह बुक्स में मेंटल की स्प्रिंग LE कहीं कहीं मेन चीज है कि आपको चीज समझ में आनी प्रोनाउंसिएशन मेंटल और मेंटल कैसे भी सेकंड प्रथा आपके। अब ये जो मेंटल है इसकी क्या विशेषता है, हम देखते हैं कि अचानक से पी वेव्स की गति जो 0.9 थी लोअर क्रस्ट में, वो बढ़ करके अचानक 8 किलोमीटर पर सेकंड चली जाती है। परत में 8 किलोमीटर पर सेकंड चली जाती है, कहीं कहीं 7.9, कहीं कहीं 8.1। और सबसे भारी भाग जो पृथ्वी का है यही मेंटल जो है वो टोटल द्रव्यमान का, जिसे बोलेंगे मास, टोटल मास ना है 68% जल में है और वॉल्यूम आयतन 83% वॉल्यूम में। ये सबसे हैवी पार्ट है और सबसे डेंसिटी वाला तो नहीं कहें ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। जब इसको वर्ल्ड वाइड आप तौर पर देखो तो उससे 2900 किलोमीटर की है, लगभग 2800 2850 किलोमीटर रेडियस को देखने से ज्यादा वॉल्यूम पार्ट का है। इसके भी छोटे छोटे पार्ट वेव्स के आधार पे हुए। मोहो असंबंधता से 200 किलोमीटर तक अपर मेंटल, 200 से 700 किलोमीटर तक मिडिवल पार्ट, 700 से लेकर के 2900 लोअर मेंटल। लेकिन हम उसकी विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ सभी विद्वानों ने अलग अलग विद्वानों ने अपने मत दिए। लेकिन इसी क्षेत्र में 100 से 200 किलोमीटर पे आता है निम्न गति का, के बारे में हम बता दें आपको, इसे बोलते हैं जोन ऑफ लो वेलोसिटी। निम्न गति का मंडल कहा जाता है कि ये जो हम की भाषा में कहेंगे एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल,
जगह से जो लावा वगैरह वो ऊपर आता है, तो थोड़ा-सा ये लिक्विड फॉर्मेशन का भाग है। डेंसिटी थोड़ी-सी कम रहती है। तरंग ये जो तरंगे हैं, कम हो जाती है। तो 200 किलोमीटर पार्ट है, लो वेलोसिटी बोलते हैं, निम्न गति का मंडल कहते हैं। चलिए, अब बात करते हैं अंतरतम कोर। अब निचली परत है कोर, जिसे अंतरतम, ये 2,900 किलोमीटर की और 6,300। हम यहाँ पर इस यहाँ से शुरू, लास्ट कोर है। तो भी दो भागों में देखा है, आउटर कोर, इनर कोर। और ये विभाजन जो तरंगों के आधार पे कर विभाजन होगा 5,125 किलोमीटर की, 5,000 आउटर और ये हमारा चला है। बात कर लेते हैं। और ये शुरुआत 2,900 किलोमीटर पे जो हुई, इसका जो पता लगा है, गुटेनबर्ग नामक विद्वान ने पता लगाया। मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग असमानता पाई जाती है। गुटेनबर्ग असमानता के साथ में और एस तरंगे अचानक से लुप्त हो जाती। मान लीजिए कहीं भी हम का फोकस था, वहां से लहरें उत्पन्न, एस लहरें चलते ही यहाँ से अचानक से गायब होकर गायब ले लेती, डाइवर्सन के अंदर प्रवेश नहीं करती। और एस तरंग की विशेषताओं के बारे में हमने जाना था, ये तरल पदार्थ हम नहीं, ये आउटर कोर जो निकल करके आता है हमारे, वो आता है इस वजह से एस तरंग की विशेषताओं की वजह से मेजरली रोल प्ले एस तरंग। एस तरंग फोकस से चली है, बस हम केंद्र से, लेकिन इनर कोर, आउटर कोर में इसका प्रवेश, कोर में इसका प्रवेश नहीं होता, और वो साइड में डाइवर्ट होता है, एक्शन हो जाता है, साइड में निकल। और इसको हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, बुक छाया क्षेत्र, तब हम इसको क्लियर कर देंगे कि इस तरह साइड में निकल क्षेत्र में कहते हैं और कंप्लीट। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं कि इसके बाद में अचानक में यहाँ जाकर के और एस तरंग तो साइड में चली जाती है, पी लहर की गति में सबसे तेजी से परिवर्तन आता है अचानक से। यहाँ पर 13.6 आउटर कोर की बाउंड्री पर वेव्स की 13, यानी इसका मतलब है कि डेंसिटी में अचानक परिवर्तन आया, और इसी डिस्कॉन्टिन्यूटी को गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी कहा जाता है, जो कि कहाँ मिलेगी आपको, और कोर की सीमा, मेंटल और कोर की सीमा 2,900 और 5,150 की सीमा पर हमने इसको इंटरनल और आउटर कोर पे बांटा है। भूकंपीय तरंगे तो वहां प्रविष्ट हो ही नहीं पा रही थी, एस तरंगे तो, और पी तरंगों की जो गति है वो थोड़ी धीमी पड़ती है, 11.23 तक आ जाती है, और थोड़ा और अंदर जाने पर इसकी और तेज हो जाती है। हायर डेंसिटी का जो वजन है, इनर कोर की जो बात कर रहे हैं हम, क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं, वो भारी धातुओं से ये निर्मित है कि लोहा और निकल, हम को इनर कोर ले लें, लोहा और निकल, इसकी इतनी हाई डेंसिटी और एरिया कम है। आप देखिए कि 5,150 किलोमीटर, 6,300 कम हो रहा है, यानी कि लगभग 1,200 किलोमीटर की रेट पार्ट है, 1,221 किलोमीटर की रेट पार्ट है। और इतनी हाई डेंसिटी है कि ये पूरी
गुरुत्वाकर्षण बल के लिए जिम्मेदार है, पूरी पृथ्वी के चुंबकीय बल के लिए ऐसी कौन से पदार्थ यहाँ पर हो सकते हैं? उन्होंने आइडिया लगाया कि कोर की रचना सिलिकेट पदार्थों से हुई है और शुरू में ये कोर हाइड्रोजन से बना हुआ था और धीरे धीरे इसका डिग्रेडेशन हुआ और धात्विक पदार्थों में उसका रूपांतरण हुआ। कोर में जो प्रेशर है उसके आधार पे मान लिया कि ये घनत्व इतना तो नहीं हो सकता कि पूरी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसके जिम्मेदार हो, लेकिन हम जब कोरमंडल के ग्रहों की बात करते हैं तो वहां एक ग्रह निकल के आता है, आकार में छोटा है लेकिन सभी ग्रहों में सबसे हायर डेंसिटी रखता है, क्योंकि वहां कंप्रेसर इतना ज्यादा है, दबाव इतना ज्यादा है। तो इन सब डिबेट्स के बीच में जो जियोफिजिस्ट हैं या जियोकेमिस्ट हैं, का ये मानना है कोर जो है भारी पदार्थों से बना हुआ है, जो कि मेजरली इसमें आपके लोहा और सिलिकन सिलिकन की मात्रा इसमें मानी गई 20% और लोहे की मात्रा मानी गई। तो ये सारी चीजें आपके सामने निकल के आएंगी, विभिन्न फैक्ट्स हमने आपके सामने रखे हैं, इसके आधार पे क्लियर है कि ऐसी। फिर से हम एक बार देख लें अपर मेंटल कैनवास को मैं क्लियर कर लेता हूँ। पृथ्वी की जो भूकंपीय तरंगों के आधार पे जो आ रही हैं, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, परत आ रही है अपर मेंटल, फोर्थ परत आ रही है लोअर मेंटल और पांचवी परत आ रही है आउट। सारे परतें निकल गए हैं, सबकी डेंसिटी जो इनकी जो मैंने लाइन अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, लोअर मेंटल एडिशन और ये 900 किलोमीटर आउटर कोर 5000 पड़ते आ। चलिए आगे देखते हैं। सुनामी के भूकंप के चैप्टर में हम अलग से और पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ जानना जरूर, सीधी सी बात है, ये सुनामी जो है भूकंप से बिल्कुल अलग नहीं है और भूकंप भी नहीं है। ये भूकंप की वजह से, जैसे मान लीजिए कि ओशियंस एरिया है, भूकंप जो आया है उसकी वजह से जो वाटर वेव्स में हलचल हुई, मान लीजिए ये फोकस है और इसके सरफेस में सी फ्लोर में ये ईपी सेंटर है, ये ईपी और ये फोकस है। यहाँ से जो एनर्जी निकल करके जा रही है तो ईपी सेंटर, ये जो ऊर्जा यहाँ सरफेस तक पहुंची है और ऊर्जा जो आगे गई उसने इन वेव्स में हलचल पैदा की और ये वेव्स तटीय क्षेत्र की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। सीधी सी बात है, उधर ही भागने को जगह मिलती है, स्लोप उधर ही मिलता है। पानी भरा हुआ है तो वो कहाँ जाएगा, कि तलहट तटों की तरफ भागने की कोशिश करता है। इस पे जो लहरें उठती हैं भूकंप की वजह से, जो जलीय लहरें पैदा हुई महासागरों के अंदर, उससे जापानी शब्द है, उसे सुनामी का नाम दिया गया है। तो ये ध्यान रखिए कि सुनामी भूकंप नहीं है, भूकंप की वजह से उत्पन्न हुई महासागरीय तरंगे हैं, जो कि काफी अथाह नुकसान करती और काफी देर तक शांत नहीं होती हैं। दिन 4-4 दिन तक हलचल रहती है और कई बार महीनों लग जाते हैं इनकी हलचल को शांत होने में। तो भूकंप की तीव्रता पर डिपेंड करता है कि कितनी भीषण सुनामी को इजाद किया है। और विश्व के जितने भी समुद्र तटीय देश हैं इस भीषण आपदा को झेलते हैं। कुछ सालों पहले हमने इंडोनेशिया को देखा, जापान को देखा, भारत के तटीय क्षेत्रों में भी देखा। इंडोनेशिया में तो इतना तीव्र भूकंप था, 9 से 10 तीव्रता भूकंप, उसकी सुनामी की लहरें इन तटों को भी नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक पता था कि अंडमान में जो निकोबार द्वीप समूह है उसका एक बिल्कुल ही कट करके अलग हो गया था। ये काफी भीषण लहर होती है, इनकी चेतावनी भी जारी की जाती है। अब इन तरंगों के बारे में जानने के बाद में हम आते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। इस कैनवास को क्लियर कर लेता हूँ और इन तरंगों के व्यवहार को बारे में आपने जान लिया। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि तरंगों के आधार पे, तरंगों के व्यवहार के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी। आपने इतने डिस्कशन में कुछ शब्द तो आपने सुने हैं कि क्रस्ट, मैंटल और कोर, ये 3 शब्द इंपॉर्टेंट हैं और 3 मुख्य परतें हैं और फिर इनकी सब लेयर्स भी हैं, उनके बारे में जानेंगे।
और इन लेयर्स के अंदर किस प्रकार का व्यवहार रहता है तरंगों का, वो हम जानेंगे। और एक्चुअल में भूकंपीय तरंगों के कारण ही इन लेयर्स का पता लगा है, और विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, अलग अलग तरीके से इनको समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हम यहाँ पर विद्वानों का संक्षिप्त परिचय देते हुए, संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा परिचय देते हुए एटलिस्ट लेकर के जाएंगे आपको भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो ये स्ट्रक्चर निकल करके आया है, उसी की चर्चा करेंगे फेस के अनुसार। वो क्रस्ट मेंटल कोर को नहीं भूलना है, सिर्फ के बारे में हल्का हल्का इंट्रोडक्शन लेना है। सियाल, सीम और निफेड, तीन शब्द इन्होंने दिए। सियाल SI और AL, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, निकल एंड फैट, इनके अनुसार, और इनकी डेंसिटी जो है सिलिका, मैग्नीशियम और निकल, और मेजरली जो मिनरल्स उपलब्ध हैं उनके आधार पर इन्होंने और इनकी डेंसिटी की बात करें, जो ऊपरी परत सियाल है, इसकी डेंसिटी उन्होंने 2.9 के आसपास बताई है, और सीमा की डेंसिटी उन्होंने 2.9 से 4.7 तक, 2.9 के आगे 4.7 तक, लेस देन 4.7। और निफे की डेंसिटी जो उन्होंने बताई है, वो बताई है 8 से 9 तक, और कहीं कहीं है 11 तक। ऊपरी क्षेत्र में 8 से 9, कहीं कहीं है 11 तक। फेरस को आम भाषा में हम फेरस बोलते हैं, लेकिन इसका सही नाम है फेरियम। इसको फेरियम शब्द, और फेरियम लोहे का ही एक प्रकार है, और इस फेरियम की उपस्थिति से ये पता लगता है कि पृथ्वी के गर्भ में गुरुत्वाकर्षण शक्ति या चुंबकीय जो व्यवहार है, वो उसकी वजह से ही उत्पन्न होता है। चलिए एक दूसरे विद्वान को हम देखते हैं। दूसरे एक विद्वान हुए डाली। डाली नामक विद्वान ने तीन परतें बांटी हैं। बाहरी परत हम बोलते हैं आउटर जोन, इंटरमीडिएट जोन और सेंट्रल जोन। इन तीनों की भी लगभग वही गहराई, नहीं, इन्होंने गहराई जो ली है 1600 किलोमीटर तक, और 1600 प्लस इन्होंने इसकी गहराई ली 1280। 1600 में आप 1280, 1800, दोनों के बीच में 1200। और सेंट्रल जोन जो है, इन्होंने सेंट्रल जोन का घनत्व इन्होंने लिया 11.6। इंटरमीडिएट जोन का इन्होंने घनत्व माना था 4.5 से 9, और इसका घनत्व जो इन्होंने माना है 3 रखा है। और ये जो 1880 किलोमीटर से नीचे जो सेंट्रल पार्ट और बचा, शेष भाग जो बचा, पूरा का पूरा इन्होंने सेंट्रल जोन को। इसी के आगे एक विद्वान हुए जेफरीज, उन्होंने भी इसी प्रकार 3-4 परतें रखी। लेकिन होम्स का विचार थोड़ा ठीक है, उन्होंने कुछ नए शब्द, होम्स ने जो नया शब्द दिए वो हम देख लेते हैं। उन्होंने 2 शब्द इंपॉर्टेंट दिए। क्रस्ट शब्द उन्हीं का दिया हुआ है, क्रस्ट, और दूसरा शब्द उन्होंने दिया सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम जिसे हम बोलते हैं अधः स्तर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर डिस्कशन। इन्होंने इस शब्द को क्या रखा है? आज जो प्लेट टेक्टोनिक या सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरी जो चल रही है, सभी इसी के दम पे चल, 2 ही बातों पे सारा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक टिका हुआ है, क्रस्ट और सबस्ट्रेट। क्रस्ट की जो इन्होंने रचना रखी है, वो मुख्यतः जो स्वेस ने सियाल और सीमा बताई थी, उनको मिला करके, यानी सियाल और सीमा की आधी परत, कि सियाल प्लस हाफ ऑफ सीमा को मिला करके इन्होंने क्रस्ट माना है, और सीमा, हाफ सीमा के नीचे का भाग को उन्होंने अधः स्तर लिया है, सबस्ट्रेटम माना है। इन सब पे चर्चाएं करने के बाद में अब हम इस पे पहुंच गए हैं। आफ्टर ऑल विद्वानों को जानना जरूरी था कि भौगोलिक परिक्षेत्र में इन्होंने इतना शानदार कार्य किया है, ये बातें भी हमने जानी है। और भूकंप के लहरों के आधार पर कुछ सालों पहले तक जो 3 मंडल भूकंपीय लहरों के आधार पे रखे गए थे, उन 3 शब्दों को हम एक बार देख लें। पहला जो इन्होंने विद्वानों ने रखा था लिथोस्फीयर, जिसे हम आम भाषा में स्थल मंडल भी कहते हैं।
सेकंड वर्ड जो रखा था पायरोस्फीयर, और तीसरा शब्द जो रखा गया था वो रखा था बेरिस्फीयर। लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बेरिस्फीयर। स्थलमंडल, पायरोस्फीयर और बेरिस्फीयर। इस स्थलमंडल की गहराई 100 किलोमीटर तक, और जो डेंसिटी है वो 3.5 तक, और मुख्यतः ये है ग्रेनाइट टन होगा। इसकी गहराई जो मानी गई थी वो अप टू 2800। चलते चलते हम लास्ट छोटा सा एक टॉपिक रह गया था, आंतरिक असमानताएं, डिसकॉन्टिन्यूटी का डायग्राम तैयार है। पहली जो असमानता है वो मोह असमानता है, जो कि ऊपरी क्रस्ट 30 से 35 किलोमीटर और ऊपरी मेंटल दोनों के बीच आसपास है पाई जाती। मोहविक मान ने इसकी खोज की थी। ये असमानता रेपेटी असमानता है जो ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल जो के बीच में 700 किलोमीटर गहराई पर मिलती है। असमानता से तात्पर्य है कि जो रेगुलर डेंसिटी रॉक्स में कंटिन्यू चली आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक विशेष जगह पे कॉन्टिन्यूटी का टूटना, डेंसिटी का टूट, अचानक से डेंसिटी बढ़ जाए या घट जाए, क्रम जो टूट गया उसको डिसकॉन्टिन्यूटी बोलेंगे। तीसरी असमानता है गुटेनबर्ग रिजल्ट असमानता, 2900 किलोमीटर की गहराई के ऊपर, और ये है लोअर मेंटल और अपर कोर, लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच। और चौथी असमानता है कोनार्ड असमानता, जो कि अपर कोर और लोअर कोर के बीच 5100 गहराई के ऊपर। ध्यान रखिएगा 4 असमानताएं हैं। क्वेश्चन आते हैं नेट जेआरएफ एग्जाम्स में, और छोटे एग्जाम्स में भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मिलान करो का आ सकता है। वापिस देखिए, मोह असमानता क्रस्ट और मेंटल के बीच, क्रस्ट और मेंटल के बीच। रेपेटी असमानता मेंटल और लोअर मेंटल के बीच। और गुटेनबर्ग असमानता लोअर मेंटल और अपर केयर के बीच। तो अपन लिख सकते हैं कि ये मोह असमानता वाली जगह है। रेपेटी, ये जो मेंटल है इसके बीच में एक और पार्ट कर दिया जाए तो ये 2 नंबर वाली जगह है। और गुटेनबर्ग असमानता ये कोर और मेंटल के बीच में है। और कोनार्ड जो है इसका एक पार्ट और बना दिया जाए। कोनार्ड जो है ये इनर कोर और आउटर कोर, मैं इनर कोर को आई से लिख, आउटर कोर को ओ से लिख देता हूँ। इनर मेंटल को आई एम लिख देता हूँ। आउटर मेंटल को मैं ओ एम लिख देता हूँ। और क्रस्ट को मैं लिख देता हूँ। अब आपको क्लियर हो जाएगा मोह असमानता जो है क्रस्ट और आउटर मेंटल कही जाएगी, आउटर मेंटल और इनर मेंटल की रेपेटी, और मेंटल और कोर के बीच में क्रेनबर्ग, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में कोनार्ड। मेजरली ये 3 है, मोहो क्रस्ट और मेंटल के बीच में, गुटेनबर्ग मेंटल और कोर के बीच में, और कोनार्ड जो है आउटर कोर और इनर। दो विशेषकर हैं मोहो और गुटेनबर्ग, या आपको लगभग हर किताबों में मिलेगी। रेपेटी और कोनार्ड का जिक्र किसी किसी किताब में मिलेगा। चलिए आज के लेसन को हम समाप्ति की तरफ लेके जाते हैं। तो आज के लेसन से ये चैप्टर हमारा पूरा हो रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी सहयोग मिला होगा, और आप जो भी कमेंट्स हैं मुझे भेजते रहिए। मोस्ट वेलकमिंग है, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह कमेंट्स, हम इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। और इसका कोई उद्देश्य इस प्रकार का नहीं है कि कोई आर्थिक लाभ कमाना है। इसका सीधा सा उद्देश्य है अपने आप को व्यस्त रखना। कोरोना की गाइडलाइंस वगैरह के तहत हम सब लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं, और आपदा में अवसर तलाश करने की बात है। तो हम सब कंटिन्यू इसी प्रकार डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।